हेलो स्टूडेंट, निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन। निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट। 2 पार्ट पहले हम एक ही पार्ट में बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ 10th के बच्चों ने कहा कि पहले आपने इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा दिया था, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में समझा दीजिए। तो एक पार्ट हमने आपको और बना दिया, लेकिन हमने इंग्लिश के साथ, आप देखें तो उसमें हमने हिंदी भी बोली है। हम इंग्लिश बहाना है केवल, इंग्लिश के साथ देखिए हमने अगर क्वेश्चन इंग्लिश में उतारा है तो देखिए उसमें हिंदी भी हमने बोली है, साथ साथ पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया है। लेकिन हम फिर भी आपको थोड़ा सा और समझा रहे हैं, लेकिन केवल NCERT बुक के क्वेश्चन। देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो A2,-5 और B-2,9 से समान दूरी पर हो। देखिए, ये एक्स अक्ष है और ये इसके लंबवत वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु मानना हो तो वो H,0 माना जाता। यदि आप एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मानेंगे, एक्स अक्ष पर आप कोई बिंदु मानिए, उसका कोटि 0 होता है। एक्स अक्ष पर आप कोई बिंदु मानेंगे, उसका कोटि 0 होगा। ये भुज कहलाता, ये कोटि कहलाता। एक्स अक्ष पर हमने इसे एब्ससा ऑर्डिनेट, ये भुज है, ये कोटि है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मानेंगे आप, उसका कोटि 0 होता है। उसने ये कहा एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मानेंगे, उसका कोटि 0 होता है। भुज कुछ भी हो, लेकिन कोटि 0 होगा। एक्स अक्ष पर आज आपको कोई बिंदु मानना हो तो भुज कुछ भी हो, कोटि 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज कुछ भी हो, कोटि 0 होगा। यहां देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2,-5 तथा -2,9 से समान दूरी पर है। यह है एक्स अक्ष। मान लीजिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक H,0 है। H लिख दो, L लिख दो, A लिख दो, ,0 जरूर लिखना। H के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक H,0 है। उसने ये कहा एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होता है, उसका कोटि 0 होता है। अगर हम आपसे कहें कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा, उसका भुज 0 होता है। 0,L, 0,M। वाई अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका भुज 0 होता है। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका कोटि 0 होता है। उसने कहा एक्स अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हमने माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक H,0 है। एक्स अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 2,-5 तथा -2,9 से समान दूरी पर है। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु
माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक PH, 0 है, PH, 0 है। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी A 2, -5 और B है -2, 9 से दूरी, ये A है, ये B है, इक्वल है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या माने जाते हैं? H, 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, L, 0, M, 0, K, आपको जो मानना हो, लेकिन 0, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक H, 0 है। अब वे कह रहे एक्स अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। यहां देखिए, अब दिया है PA की दूरी इक्वल टू PB की दूरी। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक H, 0 है। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी A 2, -5 से दूरी और B -2, 9 से दूरी इक्वल है। हमने एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को P मान लिया और P की A से दूरी और P से B की दूरी समान है। बताइए, इसे मान लीजिए आप x1/1 और इसे मान लीजिए आप x2/2, तो PA की दूरी निकलेगी √ x1 -x2। x1 कितना है आपका H, माइनस x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 0 माइनस फॉर्मूले में होता y2 है -5, तो हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। देखिए PA की दूरी, इसे मान लिया हमने x1/1, इसे मान लिया x2/2। कल हमने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ाया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक्स अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर स्थित फाइंड अ पॉइंट ऑन, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो A 2, -5 और V -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पर हो, समान दूरी पर हो। हमने मान लिया एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु मानना हो तो बिंदु होगा H, 0। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की A से दूरी और B से दूरी इक्वल है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को P मान लिया, PA = PB, PA निकाल लिया, PB आ जाओ, PB x, अब ये है x1/1, इसे मान लीजिए आप x2/2, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2, x2 है -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस फॉर्मूले में है और माइनस के y2 तो +5 का होगी। तो ये PA की दूरी निकाल ली, x1 - x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस फॉर्मूले में है, माइनस का y2 तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसमें देखिए PB की दूरी x1 है h माइनस x2 है -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख दीजिए
देखिए x1 माइनस फॉर्मूले में है और देखिए माइनस का x2 है, तो +2 का होल स्क्वायर खोलिए, h² + 4 h² + 4 - 4h h² + 4 - 4h और ये 5 का स्क्वायर 25 h² + 4 + 4h और ये -9 का स्क्वायर +81। अब दोनों ओर वर्क कर दीजिए। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करिए तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। आप दोनों तरफ वर्क करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। देखिए इस तरफ आ जाएगा h² - 4h h² इस तरफ h² - 4h +29 हो जाएगा, +29 और इस तरफ वर्क करेंगे आप h² + 4h +85 h² + 4h +85 h² से h² कैंसिल, h वाली टर्म इस तरफ लाओ, देखिए -4h और ये भी इस तरफ आएगी -4h हो जाएगा। 85 वहाँ पहले है और ये -25 हो जाएगा। अब जो हो गया आपका -8h, यहाँ कर दे रहे हैं -8h और ये हो जाएगा आपका 060, ठीक है, ये 60 हो जाएगा आपका। तो h = 60/-8, तो इसे आप 4 से 4 to the 415 तो h = आएगा आपका -15/2। बताइए h = -15/2 आया तो आप h की वैल्यू यहां रख दीजिए। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक h के स्थान पर लिख दीजिए आप -15/2, 0 होंगे। क्वेश्चन ये था x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो आप x अक्ष पर जो भी बिंदु मानेंगे उसका कोटि 0 होता है और y अक्ष पर कोई बिंदु मानेंगे तो उसका भुज 0 होता है। अगर हम इसी क्वेश्चन को कह दें कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जिसकी इससे दूरी और इससे दूरी समान है, तो आप मान लेना 0, L 0, M या 0, K मान लेना। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु 0, K है, तो अब 0, K आपका P हो जाएगा, 0, K आपका P हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x1, ये x1/1 हो जाए, इसलिए x2/2 हो जाए। ये 0, K हो जाएगा बस। अगर यही क्वेश्चन हम आपको दे दें कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक बताइए, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, K मान लेना। अब 0, K की इससे दूरी निकाल लेना, 0, K की इससे दूरी निकाल लेना, दोनों को इक्वल कर देना, दोनों ओर वर्क कर देना, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो 0, K आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं? यदि हाँ तो उसका नाम बताइए। आपको दिए हैं बिंदु, ए बिंदु है 3,2, बी बिंदु है -2, -3 और सी बिंदु है आपका
यदि ए बिंदु है 3,2, बी है -2, -3 और सी बिंदु है 2,3। देखिए क्या ये बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं? देखिए त्रिभुज के निर्माण की शर्त ये है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, आप ऐसा करिए, आपको ए बिंदु दिया, बी बिंदु दिया, सी बिंदु दिया, आप ए बी की लंबाई निकालिए, आप बी सी की लंबाई निकालिए, आप ए सी की लंबाई निकालिए, ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, ए सी की लंबाई निकालिए आप, और दो छोटी जो उसमें से दो छोटी भुजाएं हैं, अगर इनका योग, सबसे पहली बात है कि त्रिभुज बनेगा कैसे? यदि दो छोटी भुजाओं का योग जो तीसरी बड़ी भुजा है ना उससे बड़ा आता है तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दो छोटी भुजाओं का योग, देखिए आप ये ए है, ये बी है, आप ए बी की लंबाई निकालिए, ए बी की लंबाई, इसे मान लीजिए आप x1/1, इसे मान लीजिए x2/2, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के पहले ए बी की लंबाई निकालिए, फिर बी सी की लंबाई निकालिए, फिर ए सी की लंबाई निकालिए, फिर दो छोटी भुजाएं हैं ना जो उसमें, उन दो छोटी भुजाओं का योग निकालिए। अगर दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी वाली भुजा से, सबसे बड़ी वाली भुजा से अगर अधिक आता है, दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग यदि बड़ी भुजा से इज ग्रेटर देन आता है तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। उसने पूछा है क्या ये बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं? यदि हाँ तो उस त्रिभुज का नाम बताइए। तो आप पहले क्या करेंगे, यदि आपको ये पता करना हो कि दिए गए बिंदु ए है आपका 3,2, बी है -2, -3 और सी है 2,3, तो आप क्या करना, ए बी की लंबाई निकालना, बी सी की लंबाई निकालना, ए सी की लंबाई, ए बी की लंबाई निकालो, ए बी की लंबाई जी x1/1 है, जी x2/2 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 है 3, माइनस फॉर्मूले में है, और x2 का मान -2 है तो +2 का होल स्क्वायर, y1 है 2, माइनस फॉर्मूले में है, देखिए माइनस का बाई 2 तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, √50 आपका, आपने देखा कि ए बी की लंबाई √50 आई। √50 को अगर आप चाहें तो पॉइंट में निकाल लें, ऐसे ही रहने दीजिए, √50 डालें। अब बी सी की, अभी आपने ए बी की लंबाई निकाली, अब आप बी सी की लंबाई निकालेंगे। देखिए बी सी की लंबाई के लिए इसे मान, देखिए बी सी की लंबाई के लिए इसे x1/1 मान लेंगे, इसे x2/2 मान लेंगे। बी सी की लंबाई x1 है -2, माइनस फॉर्मूले में है, x2 है 2 का होल स्क्वायर, x1 है -2, माइनस फॉर्मूले में है, x2 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -3, y1 माइनस
बाई टू है 3 का होल स्क्वायर। देखिए y1 -3 है, माइनस फॉर्मूले में है, y2 3 है का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -2 -4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर, -3 -6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए -4 का स्क्वायर होगा +16 और +6 का -6 का स्क्वायर होगा +36 और ये हो जाएगा आपका √52 आ गया। अब देखिए, अब आप AC की लंबाई निकालिए। अभी आपने, अगर आप AB की लंबाई निकालिए, BC की लंबाई निकालिए। देखिए अगर मान लीजिए AB की लंबाई आती है 2 और BC की लंबाई आती है 3 और AC की लंबाई मान लो 5 आती है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर AB की लंबाई मान लीजिए 2 आती है, BC 3 आती है, AC 5 आती है, मान लो AB कितनी आई 2, BC कितनी आई 3, AC है 5, तो त्रिभुज नहीं बनेगा ये। क्यों? क्योंकि त्रिभुज बनने की शर्त ये होती है कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग, जो बड़ी भुजा है ना उससे अधिक होना चाहिए, बराबर नहीं। त्रिभुज तभी बनता है जब त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो, तब त्रिभुज बनता है। आप क्या करेंगे, BC की लंबाई निकाल लेंगे। अब आप AC की लंबाई निकालिए, AC की लंबाई, तो A हो जाएगा आपका x1/1, A हो जाएगा x1/1, C हो जाएगा x2/2। AC की लंबाई √x1, x1 है 3 माइनस फॉर्मूले में होता x2 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 2 -y2 है 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 - 2 क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 - 3 क्या होगा -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, √2 आ गया। देखिए आप √50 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो √50 की वैल्यू निकली 7.01 के करीब निकलेगी। आप 7.01 मान लीजिए, और √52 की आपकी वैल्यू निकली 7.1 के समथिंग निकलेगी, या 7.05 के करीब निकलेगी। ये हमने अंदाज से दिए हैं। और √2 की वैल्यू होती है 1.41। आप देखिए 2 छोटी भुजाओं का योग देखिए इनका सम, एक ये देखिए सबसे बड़ी भुजा ये है, AC सबसे छोटी है, फिर AB है, फिर सबसे बड़ी ये है। आप 2 छोटी भुजाओं का योग करिए, 8 के समथिंग आ रहा। 2 छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा से अधिक है कि नहीं, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि चूंकि 2 छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB प्लस AC का सम इज ग्रेटर देन BC, सबसे बड़ी भुजा से अधिक है कि नहीं। दो छोटी भुजा, देखिए एक तो भुजा, एक तो ये है, ये AB है और ये AC है। 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग आप देखिए तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा इनका योग अधिक है तीसरी भुजा से, BC से। 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, इसलिए त्रिभुज ABC संभव है। उसने पूछा था क्या इन बिंदुओं से त्रिभुज संभव है क्या,
तो हमने बोल दिया कि इन बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है। अगर आपको ये पता करना हो कि दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, तो आप क्या करेंगे, दो छोटी भुजाओं का योग निकालेंगे। अगर दो छोटी भुजाओं का योग बड़ा है सबसे बड़ी भुजा से, तो आप त्रिभुज संभव है। अब आप त्रिभुज का नाम भी बताइए। देखिए, तो हमने आप लोगों को बताया था त्रिभुज का नाम कैसे बताना पड़ता। अभी यार हमने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में ए बी और ए सी इक्वल आ जाए, ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई, तो आप क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई के इक्वल आ जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यदि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ जाए तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर यदि ए बी और ए सी की लंबाई अलग आवे, ए बी और ए सी की लंबाई एक सी आवे, ए बी और ए सी की लंबाई एक सी आवे और बी सी अलग आवे, तो समद्विबाहु होगा। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई समान आ जाए तो समबाहु होगा। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग आवे, ए बी इक्वल नॉट बी सी इक्वल नॉट ए सी, तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। देखिए, आप इसे विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते। ए बी अलग है, बी सी अलग है, ए सी अलग है। लेकिन एक और आपको हम बता दें कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग, देखिए सबसे बड़ी भुजा रूट दी आई थी, यदि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के इक्वल आता है, बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल आता है दो छोटी भुजाओं के वर्ग के, बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल आता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के, तो ये समकोणीय त्रिभुज होगा। ये समकोणीय त्रिभुज होगा। देखिए, अगर दो भुजाएं इक्वल आती हैं तो समद्विबाहु। ठीक है। आइसोसेलियस ट्राइंगल, अगर तीनों भुजाएं इक्वल आती हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा। इसे और तीनों भुजाएं अगर अलग अलग आए तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के, देखिए बड़ी भुजा है आपकी √50, इसे हटा दीजिए। देखिए बड़ी भुजा का वर्ग करिए आप BC² निकालिए। हम बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, BC 52 आ रहा, और शेष दो भुजाएं, इसको मिटा दीजिए और इसको भी मिटा दीजिए। बड़ी भुजा का वर्ग देखिए किया हमने। अब हम शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग भी कर रहे हैं। AB² + AC², देखिए AB² 50 होगी, 50 होगी, और देखिए AC² 2 होगी। देखिए AC² 2 है। अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के इक्वल आता है, बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल होता है, देखिए बड़ी भुजा का वर्ग 52 है और शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग भी 52 है, अतः त्रिभुज समकोणीय होगा। देखिए सबसे पहली बात तो उसने पूछी, क्या ये बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं? तो पहले हमने AB निकाली, फिर हमने BC निकाली, फिर AC निकाली।
फिर हमने दो छोटी भुजाओं का योग, हमने देखा कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ा है बड़ी भुजा से। त्रिभुज तभी संभव होता है, त्रिभुज तभी बनता है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तब त्रिभुज बनता है। जब त्रिभुज बनेगा तभी तो आप कहेंगे। अब आप जो बताइए, समद्विबाहु है, आइसोसेलियस है, ठीक है, या समद्विबाहु है, या इक्विलेटरल है, या स्केलिन है। अब आप ये बताइए, अगर समद्विबाहु है आइसोसेलियस तो ए बी इक्वल टू, कोई भी दो साइड की लंबाई इक्वल होगी, दो भुजाओं की लंबाई इक्वल होगी। यदि समबाहु है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई इक्वल आएगी। यदि विषमबाहु है अर्थात स्केलिन ट्राइंगल है, तो ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी, ये तीनों भुजाओं की लंबाई डिफरेंट होगी। और चौथा टाइप का त्रिभुज बताया हमने कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के इक्वल आए तो वह समकोणीय होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज बनने की शर्त, आप समझ गए होंगे त्रिभुज तभी बनेगा। अब कौन सा होगा? अगर दो साइड इक्वल है, दो भुजाएं इक्वल है तो समद्विबाहु, तीनों भुजाएं इक्वल है तो समबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग है विषमबाहु। अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के इक्वल है, के सम के इक्वल है, तो समकोणीय त्रिभुज होगा। समकोणीय त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है? देखिए, बड़ी भुजा का वर्ग किया 52, शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग किया तो 50 + 2 आया, दोनों इक्वल आया था, त्रिभुज समबाहु, ये समकोणीय त्रिभुज होगा। उतार लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है, सिद्ध करो A1,7, B4,2, C-1,-1, D-4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। ये सिद्ध करो। आप क्या सिद्ध करना है? A है आपका 1, A है आपका 1,7, B है 4,2, C है -1,-1 और D है -4,4। सिद्ध करो ये वर्ग के शीर्ष है। सिद्ध करो कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। ये आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई इक्वल होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए, यदि दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, तो दो कंडीशन का पालन करना पड़ेगा उन्हें। यदि दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं तो AB की लंबाई इक्वल टू BC की लंबाई इक्वल टू CD की लंबाई इक्वल टू AD की लंबाई। यदि दिए गए बिंदु ये बिंदु है ना, ये यदि एक वर्ग बनाते हैं तो उन्हें हमारी दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहली शर्त ये है कि AB की लंबाई, BC की लंबाई, CD की लंबाई और AD की लंबाई आप निकालिए, चारों भुजाओं की लंबाई निकालिए, पहले तो वो बराबर होना चाहिए। अगर आपको वर्ग प्रूफ करना है कि ये बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, तो आपको दो शर्तें मानना पड़ेंगी हमारी। पहले तो आप चारों भुजाओं की लंबाइयां निकालिए, बराबर आना चाहिए। देखिए, हम AB और BC की लंबाई निकाले दे रहे, CD और AD आप निकालेंगे। चलिए, AB की लंबाई निकालिए,
ए बी की लंबाई, देखिए ए बी की लंबाई में इसे मानेंगे आप x1/1, इसे मान लीजिए x2/2। ए बी की लंबाई फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी की देखिए x1 है आपका 1 माइनस x2 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 7 माइनस y2 है 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +9 +25, ये √34 ए बी की लंबाई आ गई। अब देखिए, अब हम बी सी की लंबाई निकाल के दिखा रहे हैं आपको। बी सी की लंबाई देखिए, बी हो जाए, इसे मिटा दीजिए, बी हो जाएगा आपका x1/1 और सी हो जाएगा x2/2। फॉर्मूला आप लिख चुके हैं एक बार, x1 माइनस x1 कितना है 4 माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का x2 है तो +1 का होल स्क्वायर। x1 है 4 माइनस फॉर्मूले में है देखिए, और माइनस ही का x2 है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 2 माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का y2 है +1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया देखिए √34। आपने ए बी की लंबाई निकाली √34 निकली, बी सी की लंबाई निकाली √34, आप सी डी की लंबाई निकालेंगे √34 निकलेगी, आप ए डी की लंबाई भी निकालेंगे। तो ये 2 लंबाई हमने निकाल दी, 2 लंबाई आप लोग निकाल लेना। ये हमारी पहली शर्त हो गई। अब बताइए दूसरी शर्त क्या है। तथा सेकंड शर्त है विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई विकर्ण BD की लंबाई के इक्वल होना चाहिए, विकर्ण BD की लंबाई के इक्वल। अब आप क्या करना, AC की लंबाई निकालना और BD की लंबाई। पहली शर्त, यदि आपको ये बताना हो कि ये बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, आपको ये बताना हो कि ये बिंदु, ये 4 बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे। आप वर्ग के शीर्ष अगर आपको प्रूफ करना है तो पहले ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, सी डी की लंबाई, ए डी की लंबाई निकाल लीजिए। चारों कैसी आना चाहिए, √34 आएंगे। और क्या करना है आपको, सेकंड विकर्ण AC की लंबाई निकालिए। देखिए विकर्ण AC की लंबाई कैसे निकालेंगे, A को मान लेंगे आप x1/1। देखिए विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई, ये x1/1 हो गया, ये x2/2 हो गया। √x1, x1 है 1 माइनस फॉर्मूले में है, x1 माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का x2 है +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 7 माइनस फॉर्मूले में है, माइनस का y2 है तो +1 का होल स्क्वायर। देखिए तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाए, ये 8 है ना, 8 का स्क्वायर 64, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 7 + 1 8 का स्क्वायर 64, 68 आ गया। विकर्ण BD की लंबाई निकाल लीजिए, विकर्ण BD की लंबाई √ देखिए ये हो गया आपका x1/1, ये हो जाएगा आपका x2/2, इन्हें मिटा दीजिए। आप लोग पेंसिल से लिखना, इन्हें x1/1 x2/2 x1, ये पेंसिल से लिखना जिससे आपको मिटाने में सुविधा रहे। विकर्ण BD की लंबाई निकाल ले। देखिए x1 है 4
x1 है 4 माइनस फॉर्मूले में है, और x2 है -4 तो +4 हो जाएगा, प्लस y1 है 2 माइनस y2 है 4 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे आप, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। देखिए विकर्ण AC की लंबाई इक्वल टू विकर्ण BD की लंबाई। आपकी दूसरी शर्त भी, यदि आपको ये प्रूफ करना है कि ये 4 बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, अगर वर्ग सिद्ध करना है तो आप लिखेंगे कि यदि दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं तो AB की लंबाई, BC की लंबाई, CD की लंबाई और AD की लंबाई, ये चारों लंबाइयाँ आपस में बराबर होना चाहिए, और विकर्ण AC की लंबाई विकर्ण BD की लंबाई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस टाइप से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उतार लीजिए, पूरा क्वेश्चन घर से करना। देखिए अभी हाल आपने प्रूफ किया कि ABCD वर्ग है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर ABCD को वर्ग प्रूफ करना है तो पहली शर्त आपने बोली थी, अगर हम आपको A के निर्देशांक दे दें, B के निर्देशांक दे दें, C के और D के, और आपसे कहने की प्रूफ करके दिखाइए कि वर्ग है, तो आप क्या करेंगे, AB की लंबाई इक्वल टू BC की लंबाई इक्वल टू CD की लंबाई इक्वल टू AD की लंबाई। पहली शर्त तो ये है कि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये होना चाहिए, और सेकंड है कि विकर्ण AC की लंबाई विकर्ण BD की लंबाई के विकर्ण AC इक्वल टू विकर्ण BD। ठीक है, तो आप यदि ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई और ये लंबाई इक्वल आती है, चारों भुजाओं की लंबाइयां इक्वल आवे और विकर्ण की लंबाई अलग इक्वल आवे, आप हमारी दो शर्तें अगर हो गई तो हम इसे हम वर्ग कहेंगे। बताइए, अगर आपको समचतुर्भुज जानते हैं, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब कहलाता है रोम्बस। देखिए ये ABCD, यदि हम आपको पॉइंट दे दें और बोले कि ये रोम्बस है, प्रूफ करिए, जैसे 3,0, 3,0, 4,5, 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1, ये एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की केवल चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, बस। आप कुछ नहीं करेंगे। यदि उसने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए कि ये चार दिए ABCD, A 3,0, B 4,5, C -1,4 और D -2,-1 एक समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस, समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस के शीर्ष है। ये प्रूफ करके दिखाइए, A 3,0, B 4,5, C -1,4, D -2,-1 ये एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, रोम्बस के शीर्ष हैं। तो आप लिखेंगे कि यदि दिए गए बिंदु समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो मात्र एक शर्त, AB की लंबाई इक्वल टू BC की लंबाई इक्वल टू CD की लंबाई इक्वल टू AD की लंबाई। यदि दिए गए बिंदु ये एक समचतुर्भुज बनाते हैं तो ये बस
यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाइयां इक्वल हों तो वह समचतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाइयां इक्वल है, यदि ये आप ए बी की लंबाई निकालेंगे, आप बी सी की लंबाई निकालेंगे, आप सी डी की लंबाई निकालेंगे, आप ए डी की लंबाई निकालेंगे, यदि चारों लंबाइयां इक्वल आ जाती हैं तो ये समचतुर्भुज होगा। अगर आपको वर्ग बनाना होता तो चारों भुजाओं की लंबाइयां तो इक्वल करनी ही पड़ेंगी और विकर्ण भी इक्वल करना पड़ेंगे, तब वर्ग बनेगा। लेकिन यदि समचतुर्भुज सिद्ध करना हो, समचतुर्भुज की रोम्बस की चारों भुजाएं इक्वल होती है, केवल ये इक्वल, ये आप ए बी की लंबाई निकालेंगे, आप बी सी, आप सी डी, आप ए डी की लंबाई निकालना, यदि चारों भुजाओं की लंबाइयां इक्वल आती हैं तो ये रोम्बस कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप अपने घर से करके लाना, समचतुर्भुज के सीड से सिद्ध करिए। देखिए, अगर इसमें आपसे ये भी पूछा गया हो इस क्वेश्चन में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, अगर आपसे ये और पूछा जाए कि समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ध्यान रखना विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। ए सी की लंबाई गुणा बी डी की लंबाई बटे 2, ये होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बिंदु एक समचतुर्भुज फॉर्म करते हैं, समचतुर्भुज फॉर्म, रोम्बस फॉर्म करते हैं, तो आप कुछ नहीं करना, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की लंबाई इक्वल कर देना, हो गया। इसी में उसने क्वेश्चन पूछा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बताइए, तो आप विकर्ण ए सी की लंबाई निकालना, विकर्ण बी डी की लंबाई निकालना का मल्टीप्लिकेशन करके 2 से डिवाइड कर देना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग होता है, ए बी की लंबाई निकाल लेना और उसका स्क्वायर कर देना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, तो ऐसा भी आपको पूछ सकता हो। देखिए, यदि आपको 4 बिंदु दिए गए हैं और ये प्रूफ करना है, ए बी, आपको हम ए बिंदु दिए दे रहे, बी दिए दे रहे, सी दिए दे रहे और डी दिए दे रहे। यदि हम आपको 4 बिंदु ए बी सी डी दे दें और प्रूफ करना हो कि ये आयत के शीर्ष हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि यदि दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष हैं, दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष हैं, तो आपको 3 शर्तें मानना पड़ेंगी हमारी। तो पहली शर्त है ए बी की लंबाई इक्वल टू सी डी की लंबाई। देखिए, पहली शर्त है हमारी कि ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के इक्वल होगी, ए डी की लंबाई तथा ए डी की लंबाई बी सी की लंबाई के इक्वल होगी। आपको पता है ना, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई को बराबर करेंगे, ए डी की लंबाई और बी सी की लंबाई बराबर आना चाहिए, तथा विकर्ण ए सी की लंबाई विकर्ण बी डी की लंबाई के, और विकर्ण ए सी की लंबाई विकर्ण ए सी की लंबाई इक्वल टू विकर्ण बी डी की लंबाई। देखिए, यदि आपको ये प्रूफ कर, आपको हम ए बिंदु दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे और डी दे देंगे,
और कहेंगे इसे आयत प्रूफ करो, तो आप क्या करना, ए बी की लंबाई निकालना और सी डी की लंबाई निकालना, दोनों इक्वल आना चाहिए। आप ए डी की लंबाई निकालना और बी सी की लंबाई निकालना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और विकर्ण ए सी की लंबाई विकर्ण बी डी की लंबाई के भी इक्वल आना चाहिए। ये 3 शर्तें हैं हमारी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना है, समचतुर्भुज पैलियोग्राम, ये है रेक्टेंगल और ये है पैलियोग्राम। आपको ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, ये समांतर चतुर्भुज है। पैलियोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। आपको हम ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें और डी बिंदु के साथ दे दें, तो यदि दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो 2 शर्तें होंगी, ए बी की लंबाई इक्वल टू सी डी की लंबाई, सेकंड ए डी की लंबाई इक्वल टू बी सी की लंबाई। ये लंबाई इसके इक्वल, ये लंबाई इसके इक्वल आना चाहिए। यदि आपको ये दिए गए बिंदु आपको समांतर चतुर्भुज के प्रूफ शीर्ष से प्रूफ करना है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। लेकिन आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, आयत प्रूफ करना है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और विकर्ण की लंबाई भी इक्वल आना चाहिए। ये है आपके आयत की कंडीशन, रेक्टेंगल की। ये है आपकी समांतर चतुर्भुज की कंडीशन। यदि आपको समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है तो ये, ठीक है। ऐसा हम आपको क्वेश्चन ए बी सी डी दे देंगे और समांतर चतुर्भुज की प्रूफ कर देना। इसकी लंबाई निकाल लेना, इसकी लंबाई निकाल लेना, दोनों इक्वल आएंगी। इसकी लंबाई निकाल लेना, इसकी लंबाई निकाल लेना, दोनों इक्वल आएंगी। तो आपकी ये 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी, तो आप इसे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कह देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आयत प्रूफ करना हो तो ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी किताबों में दिए होंगे, तो आप वो अपने आप कर लेना। उतार लीजिए ये शर्तें। यदि x, y बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से दूरी समान हो। देखिए उसने कहा यदि x, y की px, y की बिंदुओं a 3,6 और b -3,4 px, y की a से दूरी और px, y की -3,4 से दूरी समान हो, तो x और y में क्या संबंध होगा। अब दिया है PA की दूरी इक्वल टू PB की दूरी, PA की दूरी PB की दूरी के बराबर है। हमने इसे P मान लिया, ऐसे A मान लिया, ऐसे B मान लिया। x, y की इससे दूरी और x, y की -3,4 से दूरी समान है। आप PA की दूरी निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। PA की दूरी निकालिए, x1 है x,
माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 है x, माइनस x2 है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 है y, माइनस y2 है 6 का होल स्क्वायर। PA की दूरी हो गई। अब PB की दूरी निकालिए। देखिए ये x1 y1, इसे x2 y2 मान लीजिए। x1 है x, माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस का x2 है, प्लस 3 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में है, माइनस का x2 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y1 है y, माइनस y2 है 4 का होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया आपने इसमें, a माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, इन दो का मल्टीप्लिकेशन 3x का डबल 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो की मल्टीप्लिकेशन का डबल। अब दोनों ओर वर्क कर दिए, दोनों ओर वर्क करने पर क्या होगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस 6x माइनस 12y, इसके बाद ये हो जाएंगे 45, 9 प्लस 36, ये हो जाएगा 45, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। देखिए माइनस 6x यहाँ पहले के थे, और ये 6x इस तरफ आएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। माइनस 12y ये पहले का है ये, और ये माइनस 8y इस तरफ आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 पहले का है, और ये 45 इस तरफ आएगी, माइनस 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस 12x माइनस 12y, 12y नहीं 4y, ये माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y, तो माइनस के 4y हो गए। और यहां पे आपका बचेगा माइनस 20। देखिए माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 4 से भाग दे दीजिए। आप इसको माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे प्लस का y आएगा, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये है x और y में रिलेशन। उसने कहा था x, y की इससे दूरी निकालो, तो ये निकाली हमने x, y की 3, 6 से दूरी, और x, y की माइनस 3, 4 से दूरी ये निकाली, दोनों इक्वल कर दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले हमने इनका होल स्क्वायर खोल दिया, a माइनस बी से a माना, इसे b माना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे a माना, इसे b माना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर के फॉर्मूला खोल दिए। फिर हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया और क्रम से लिख दिया, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। इनसे ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, माइनस 6x और ये माइनस 6x माइनस 12y और ये प्लस 8y, 25 माइनस 45 माइनस 12x माइनस 4y हो जाएंगे और ये माइनस 20 माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका x और y में संबंध आ जाएगा। उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि P 2, -3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है तो y का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है P 2, -3 और Q 10, y। P है 2, -3, Q है 10, y। इनके बीच की दूरी 10 इकाई है तो y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको दिया है कि PQ की दूरी इक्वल टू 10 है। आप इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए। PQ की दूरी 10 है, ये आपको दिया है तो अब y की वैल्यू क्या होगी ये उसने पूछा है। आप क्या करेंगे, PQ की दूरी, आप इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लीजिए तो PQ की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 माइनस y2 कितना है y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये 2 माइनस 10 होगा -8 का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, फर्स्ट का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, सेकंड का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 9 सेकंड का स्क्वायर प्लस, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस के 6y इक्वल टू 10। ये प्लस 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 10 अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y ये लिख दिए और ये हो जाएंगे 73 प्लस 73 इक्वल टू 10। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए दिया है PQ की दूरी 10 है, आपको दिया था P 2, -3 Q 10, y। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है, ठीक है। ऐसे x1 y1 मान लिया, ऐसे x2 y2 मान लिया, बीच की दूरी 10 है। x1 को लिख दिया आपने 2 माइनस x2 है 10, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -3 माइनस y2 है y का होल स्क्वायर, ये हो गया -8 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये y स्क्वायर हो गया प्लस 6y, ये 64 हो गया प्लस 9, ठीक है। इसको अपना 73 लिख दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, 9 और 3 फैक्टर होंगे, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दो में आप y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 3 बचेगा
इनमें -3 कॉमन ले लीजिए तो y+3 बचेगा इक्वल टू 0। y+3 कॉमन ले लीजिए तो आप y कॉमन ले लिया आपने तो y+9 बचेगा आपका, y+9 बचेगा। -3 कॉमन लेंगे तो y+9, तो y+9 कॉमन लेंगे तो y-3 इक्वल टू 0। पहले आप इसे 0 के इक्वल कीजिए, y+9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -9, इसे 0 के इक्वल करिए, y-3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। आंसर लिख देना आप y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -9। ये 2, -3 और 10, y की बीच की दूरी 10 है, तो आपने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू 10 लगा दिया, हल कर दे गए, यहाँ वर्क कर दिया। ये गुणनखंड का क्वेश्चन है, गुणनखंड से आपने y के 2 मान निकाल लिए। ऐसा आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। ये गुणनखंड द्विघात समीकरण में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उतारिए, देखिए एक क्वेश्चन है, ये NCERT की बुक में दिया है। A है -6,10, A है -6,10 और B है 3,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु C जिसके इर्सांग -4,6 हैं किस अनुपात में विभाजित करता है? बताइए। बिंदु C AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये बताइए। हमने मान लिया कि माना बिंदु C जिसके निर्देशांक -4,6 हैं AB रेखा को m/n के अनुपात में बांटता है। माना बिंदु C जिसके निर्देशांक -4,6 हैं AB रेखा को m/n के अनुपात में बांटता है। बताइए, ये वाला बिंदु -4,6 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है? हमने मान लिया m/n के अनुपात में बांटता है। देखिए, ये हो गया आपका x1/1, ये हो गया आपका x2/2, ये है आपका x, ये हो गया y। आप चाहे तो x का फॉर्मूला अंतःवायन का फॉर्मूला है ना, x = mx2 + nx1/m+n, या तो आप ये लगा दीजिए या आप ये वाला लगा दीजिए y = m/2 + n/1/m+n। देखिए, अगर आपको ये बताना है कि ये बिंदु, आपको ये बिंदु xy दे दिया, x1/1 दे दिया, x2/2 दे दिया और पूछा किस अनुपात में विभाजित कर रहा, तो आप चाहो तो x का फॉर्मूला लगा दीजिए या y का, जिसकी आपको इच्छा हो। हम देखिए, हम x का फॉर्मूला लगा रहे हैं। x कितना है? -4, m निकालना है, x2 कितना है? 3, n निकालना है, x1 है -6/m+n। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे। 3m - 6n, 3m - 6n = -4m - 4n। अब क्या करिए? 3m जो है ये -4m है, इस तरफ लाइए तो +4m हो जाएगा। देखिए, -4n पहले से है थे और ये -6n इस तरफ आके +6n हो जाएगा। 7m = 2n हो जाएगा। m/n = 2/7,
m/n = 2:7, 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए उसने कहा कि ए बिंदु ये दिया, बी बिंदु ये दिया, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए आपके पास x भी है और y भी है, आप चाहे तो x का फॉर्मूला लगा दें, आप चाहे तो y का फॉर्मूला लगा दें। हमने x का फॉर्मूला लगा दिया, x के स्थान पर -4, x1 के स्थान पर -6 और x2 के स्थान पर 3 लिख दिया। m और n के तो मान निकालना थे, सॉल्व कर दिया तो m/n = 2/7, 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आ गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि -6, 10 ये a हो गया और b हो जाता 3, -8, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष, मान लीजिए ये x अक्ष है, बताइए इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। बताइए ये x अक्ष है कि नहीं है। इस x अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसका कोटि 0 होगा। x अक्ष पे a, 0, b, 0, इसको मान लीजिए c, 0। देखिए a, b, c की वैल्यू तो आपको पता नहीं है क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि y 0 है। देखिए तो आप क्या करेंगे, इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे और y आपको कंफर्म पता है y 0, तो आप y का फॉर्मूला लगा देंगे m/2 + n/1/m+n। नहीं समझ में आ रहा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता -6, 10 और 3, 8 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आपको पता है ना x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उनका कोटि 0 होता है। तो यहाँ जो भी बिंदु होगा उसका कोटि कंफर्म है 0 होगा, इसलिए आपको y का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। x अक्ष के अनुपात में विभाजित कर रहा। अभी तो उसने मुझे पूछा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा, तो आपके पास x भी है और y भी है, तो आपने हमने कहा था चाहे x का फॉर्मूला लगा दीजिए चाहे y का फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन अगर हम पूछें कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा, तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे उसका कोटि 0 होगा। ये तो पता है ना, x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उनका कोटि 0 होता है। इसलिए आपको पता है कि ये बिंदु, इसका भुज C है, लेकिन कोटि कंफर्म है कि 0 होगा, तो हमने इस बिंदु का कोटि 0 है, इसलिए आपको y का फॉर्मूला लगा के m/n निकालना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन पहले आप उतारिए फिर देखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10th वालों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख लें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 10th के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका रिवीजन करने से। 11th वाले अब अगले पार्ट में सरल रेखा पढ़ेंगे। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए यदि किसी वृत्त का व्यास AB है, देखिए वृत्त का व्यास AB है, यदि व्यास के सिरे B के निर्देशांक 1,4 है और केंद्र के निर्देशांक O 2,-3 है। देखिए आपको व्यास के किसी वृत्त का व्यास AB दिया, व्यास के सिरे B के निर्देशांक दिए हैं आपको 1,4 और केंद्र के निर्देशांक दिए हैं 2,-3, तो A के निर्देशांक क्या होंगे। आप मान लीजिए A के निर्देशांक x1 y1 है। अब आप क्या करना, देखिए ये है x1 y1 मान लेना, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये
केंद्र हो जाएगा आपका मध्य बिंदु। व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्र, ए बी का मध्य बिंदु होगा 2, यानी ये x हो गया, ये y हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। x है आपका 2 और x1 है प्लस x2 है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। यहां लिखे दे रहे हैं हम x1 + 1 = होगा आपका 4, तो x1 = होगा आपका 3। इसी प्रकार y है आपका -3, y1 है प्लस y2 है 4/2, तो ये हो जाएगा y1 + 4 = बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेट किया, y1 + 4 = -6, तो y1 = हो जाएगा -6 ये है और ये -4 हो जाएगा, तो y1 = -10। तो बिंदु A क्या था आपका x1 y1, x1 निकला था आपका 3 और y1 निकला आपका -10। उसने दे दिया कि व्यास AB है, B के निर्देशांक 1,4 है और केंद्रक के निर्देशांक 2, दिए थे। A के निर्देशांक निकाल के दिखाइए, व्यास के सिरे A के निर्देशांक बताइए। हमने मान लिया कि माना A के निर्देशांक x1 y1 है, ये मध्य बिंदु, ये वृत्त का केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो ये मध्य बिंदु के साथ आपको x और y दे दिया, ऐसे x1 y1, इसे x2 y2 मान के पहले x का फॉर्मूला लगाइए तो x1 आएगा, y का फॉर्मूला लगाइए तो y1 आ जाएगा। देखिए क्लास 10th वाले बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, अधिक 10th वालों को इससे बहुत फायदा होगा। आपको कोऑर्डिनेट हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप लोगों की शिकायत थी कि कोऑर्डिनेट में इंग्लिश ज़्यादा बोल दी। जो हमने NCERT के बुक के क्वेश्चन बताए ना, यही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लिए, आप जितने भी क्वेश्चन हमने आपको रिवीजन बताए हैं, आप इन क्वेश्चन को रट जाइए। पेपर में क्वेश्चन बाहर से आएगा तो हमारी जिम्मेवारी होगी। लगभग यही क्वेश्चन पेपर में आता है, आप इन क्वेश्चन को रट जाइए। 10th वाले बच्चे जरूर 11th वाले रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको अगला चैप्टर इसके आगे है सरल रेखा, उसको पढ़ने में मदद मिलेगी। पार्ट 2 समाप्त, रिवीजन समाप्त। धन्यवाद।